Assalamualaikum. Welcome to MKS Doctor Zone. We were discussing general anatomy by Laik Hussain. In the last video, we discussed the somatic nervous system and the visceral nervous system. And in this video, we are going to discuss the autonomic nervous system. अगर हम बात करें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमारे पास वो सिस्टम है जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बॉडी के साथ कनेक्ट करता है। अब जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, इसकी दो पार्ट्स होती हैं या इसकी दो डिवीजन होती हैं। एक इसकी सेंसरी डिवीजन है, दूसरी इसकी मोटर डिवीजन है। जो सेंसरी डिवीजन है वो ये है कि जो हमारी बॉडी से डिफरेंट सिग्नल्स या रिसेप्टर्स को लेकर जाता है टुवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और जो हमारे पास मोटर डिवीजन है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज लेकर आता है वापसी टुवर्ड्स द बॉडी। अब जो मोटर नर्वस सिस्टम है इसके फर्दर हमारे पास दो पार्ट्स हैं, एक सोमैटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम वो होगा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज लेकर जाएगा और उन पार्ट्स ऑफ बॉडी तक लेकर जाएगा जो कि हमारे वॉलंटरी कंट्रोल में है, जैसे कि हमारे पास स्केलेटल मसल्स हो गए। और ये जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज लेगा यानी कि मोटर फाइबर्स लेगा और ये उन पार्ट्स ऑफ बॉडी तक लेकर जाएगा जो कि वॉलंटरी कंट्रोल में नहीं है, जैसे हमारे स्मूथ मसल्स हो गए, हमारे ग्लैंड्स हो गए, हमारे कार्डिक मसल्स हो गए। अब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं इनटू द थ्री ग्रुप्स। वन इज द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सेकंड वन इज द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड द थर्ड वन इज द इंटेरिक नर्वस सिस्टम। अब हम इनको बारी बारी एक्सप्लेन करते हैं। अगर हम बुक की तरतीब पे चलें तो बुक में इंट्रोडक्शन के बाद उसने इसके फंक्शंस बयान किए हैं। फंक्शंस में एक वही हो गया कि कंट्रोल करता है एक्टिविटी स्मूथ मसल्स की, कार्डिक मसल्स की और ग्लैंड्स की। और दूसरा फंक्शन ये है कि ये इंटरनल इन्वायरमेंट जो है उसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है। उसकी स्टेबिलिटी को कैसे मेंटेन करता है? ये सर्कुलेशन को रेगुलेट करता है और ये रेस्पिरेशन को रेगुलेट करता है, जिसकी वजह से ये इंटरनल इन्वायरमेंट की स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है। उसके बाद बुक में ना उसने सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में थोड़ा सा डिफरेंस किया हुआ है, वो हम पहले एक्सप्लेन करते हैं। उस डिफरेंस को समझने के लिए आप इस डायग्राम में देखें। इस डायग्राम में वो ये कह रहा है कि जो हमारे पास सोमैटिक नर्वस सिस्टम है ना, उसकी जो मोटर सप्लाई है वो इस तरह होती है कि जो उसकी सेल बॉडी है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर होती है और उधर से एक ही फाइबर निकलता है जो कि डायरेक्टली जाकर इफेक्टर को यानी कि जिस एरिया को सप्लाई करना है उधर तक जाता है। जबकि जो हमारे पास ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है उसमें एक फाइबर नहीं होता, उसमें दो फाइबर्स होते हैं, उनके दरमियान में गैंग्लियन होता है। किस तरह होता है कि उसकी भी सेल बॉडी हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम से में होती है, वहाँ से एक फाइबर जाता है, फिर वो साइनेप्स बनाता है दूसरे फाइबर के साथ और दूसरा फाइबर उस फाइबर से सिग्नल लेकर आगे जाता है इफेक्टर तक। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास सोमैटिक नर्वस सिस्टम है उसमें सिर्फ हमारे पास एक सेट ऑफ न्यूरॉन है जो कि कनेक्ट कर रहा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्टर के साथ। जबकि जो हमारे पास ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है उसमें हमारे पास टू सेट ऑफ न्यूरॉन्स हैं जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्टर्स के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। अब इनमें से वो फाइबर जो कि इस गैंग्लियन से पहले है उसे हम कहते हैं प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, और वो फाइबर जो इस गैंग्लियन के बाद हैं उन्हें हम कहते हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। उसके बाद दूसरा वो डिफरेंस परी और पोस्ट में डिफरेंस ये है कि जो हमारे पास परी गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है ना ये मोस्टली माइलिनेटेड होता है और जो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है ये मोस्टली अनमाइलिनेटेड होता है। ये चीज़ें डिस्कस करने के बाद अब हम अपने मेन टॉपिक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की तरफ चलते हैं। सबसे पहले अगर हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के फाइबर्स की बात करें, सेल बॉडीज़ की बात करें कि इसकी सेल बॉडीज़ सेंट्रल नर्वस सिस्टम में किस एरिया पर होती हैं, तो वो हमारे पास T1 से लेकर L3 तक होती हैं। इसलिए हम यहाँ हमारे पास इसकी सेल बॉडीज़ होती हैं और यहाँ से फाइबर्स निकलती हैं जो कि इफेक्टर्स के पास जाती हैं। तो क्योंकि ये हमारे पास थ्रेसिक और लंबर एरिया में है, इसलिए हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को थ्रैको लंबर आउटफ्लो भी बोलते हैं। इस एरिया में इसके सेल बॉडीज़ पड़ी हुई हैं, वहाँ से हमारे पास परी गैंग्लियोनिक फाइबर निकलता है, फिर वो आगे जाकर साइनेप्स बनाता है, फिर वहाँ से पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर निकलता है और वो जाकर इफेक्टर्स को सप्लाई करता है। अब इस एरिया में जो हमारे पास ये सेल बॉडीज़ हैं उसका सिस्टम मैंने थोड़ा यहाँ इनलार्ज किया है इस डायग्राम में। यहाँ से एक थ्रेसिक नर्व ली है और उसको यहाँ आकर इनलार्ज कर दिया है।
अब इस डायग्राम में हम देख सकते हैं, ये थोरेसिक नर्व का डोर्सल रेमस है, डोर्सल रूट है, और ये वाला जो है ना ये उसका वेंट्रल रेम है या वेंट्रल रूट है हमारे पास। और ये हमारे पास पड़ी हुई है सेल बॉडी। यहाँ से हमारे पास जो परी गैंग्लियोनिक फाइबर है वो निकलेगा, वो वेंट्रल रूट जो है वेंट्रल रूट से बाहर आएगा। परी गैंग्लियोनिक फाइबर सेल बॉडी से बाहर आया वेंट्रल रूट से, और वो इंटर हो गया इनटू द वेंट्रल रेमाई। वेंट्रल रेमस में जब वो इंटर हुआ तो यहाँ से ये हमारे पास परीवर्टिब्रल गैंग्लियन में एंटर हो जाएगा। और ये वाला जो स्ट्रक्चर है जो कि हमारे पास परीवर्टिब्रल गैंग्लियन और ये जो हमारे पास वेंट्रल रूट है इसके दरमियान ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं वाइट रेमस कम्युनिकेंस। वाइट रेमस कम्युनिकेंस इसको हम वाइट क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो हमारे पास परी गैंग्लियोनिक फाइबर है ना वो माइलिनेटेड होती है, और उसकी जो माइलिन शीथ है वो इसको वाइट अपीयरेंस देती है, इसलिए हम इसको कहते हैं वाइट रेमस कम्युनिकेंस। हुआ ये था कि हमारे पास यहाँ सेल बॉडी थी, यहाँ से परी गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर निकला था, वेंट्रल रूट के थ्रू वो हमारे पास वेंट्रल रेमस में इंटर हुआ था, वेंट्रल रेमस से फिर वो हमारे पास वाइट रेमस कम्युनिकेंस के थ्रू इंटर हो गया इनटू द परीवर्टिब्रल गैंग्लियन में। जब ये हमारे पास परीवर्टिब्रल गैंग्लियन में आ गया तो अब इसके पास 3 फेट्स हैं, ये 3 डिफरेंट स्टेजेस में जा सकता है। पहला पहला ये इस तरह करेगा कि इस थोरेसिक नर्व के नीचे जो हमारे पास थोरेसिक नर्व पड़ी हुई है जो उसका हमारे पास परीवर्टिब्रल गैंग्लियन है उधर आ जाए, ये इसके पास पहली सूरत होगी। दूसरी इसके पास सूरत ये होगी कि यहाँ से ये स्पाइनल नर्व को अलग होके उससे अलग होकर अपनी एक अलग नर्व बनाएगा और बाहर आ जाएगा, सप्लाई करेगा। इस नर्व को जो अलग से बनेगी इसको हम कहेंगे स्प्लेन्किनिक नर्व। स्प्लेन्किनिक नर्व हमारे पास कैसे बनी है, जो परी गैंग्लियोनिक फाइबर था उसने सिंपैथेटिक चेन में किसी के साथ कोई साइनेप्स नहीं किया, ये उससे अलग हो गया और एक अलग से कंपोनेंट बन गया, एक अलग से नर्व बन गई जिसको हमने कहा है स्प्लेन्किनिक नर्व। अब तीसरी इसकी फेट ये होगी कि यहाँ ये कम्युनिकेट करेगा और एक दूसरी फाइबर बनेगी जिसे हम कहेंगे पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर। यहाँ आकर इसने कम्युनिकेट किया और एक दूसरी फाइबर बनी है जिसे हम कहेंगे पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर। अब पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर जो हमारे पास ग्रे रेमस कम्युनिकेंट है, ग्रे रेमस कम्युनिकेंट से बाहर आएगी और फिर दोबारा उसी तरह जो हमारे पास वेंट्रल रेमस है, वेंट्रल रेमस से आकर बाहर आ जाएगी। इसको हमने कहा था वाइट रेमस कम्युनिकेंस, इसको हम कहेंगे ग्रे रेमस कम्युनिकेंस। इसको ग्रे क्यों कहते हैं, क्योंकि जो हमारे पास पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर है वो नॉन माइलिनेटेड होती है और नॉन माइलिनेशन उसको ग्रे कलर देता है। जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर है वो हमारे पास नॉन माइलिनेटेड होती है और वो उसको ग्रे कलर देता है। अब ये जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर था जब ये हमारे पास वेंट्रल रेमस से बाहर आ गया तो अब इसके पास 3 फेट्स हैं, ये जाकर या तो सप्लाई करेगा स्मूथ मसल को या फिर स्वेट ग्लैंड को या फिर ब्लड वेसल्स को। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को मैं एक दफ़ा दोबारा रिवाइज कर देता हूँ, स्टूडेंट्स को बहुत कन्फ्यूजन होती है, बुक में थोड़ा डिफ़िकल्ट वर्डिंग यूज़ किया है। हमारे पास ये जो सेल बॉडी थी यहाँ से हमारे पास परी गैंग्लियोनिक फाइबर निकला जो कि हमारे पास वेंट्रल रूट से बाहर आया, वेंट्रल रेमस में एंटर हुआ, वेंट्रल रेमस से फिर वो वाइट रेमस कम्युनिकेंस के थ्रू हमारे पास परीवर्टिब्रल गैंग्लिया या फिर चेन गैंग्लिया में आ गया। जब यह चेन गैंग्लिया में आ गया तो इसके पास 3 फेट्स हैं, या तो ये दूसरे परीवर्टिब्रल गैंग्लिया में चला जाए या फिर ये यहाँ से हमारे पास स्पाइनल नर्व से अलग होकर अलग नर्व बन जाए जिसको हम स्प्लेन्किनिक नर्व कहते हैं, या फिर ये यहाँ साइनेप्स बनाएगा, साइनेप्स बनाकर यहाँ से पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर निकलेगी और वो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर बाहर जाकर हमारे पास वो भी उसी तरह हमारे पास ग्रे रेमस कम्युनिकेंस से पास करेगी, फिर वो हमारे पास वेंट्रल रेमस से बाहर आकर या तो स्मूथ मसल को सप्लाई करेगी या स्वेट ग्लैंड को या फिर ब्लड वेसल्स को। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं पैरासिम्पैथेटिक